स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12 की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रसव तथा दुग्ध श्रवण के बारे में। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रसव तथा दुग्ध श्रवण। प्रसव तथा दुग्ध श्रवण, चूँकि इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया था गर्भावधि के बारे में, तो उसमें बताया गया था 9 माह 7 दिन लगभग का समय होता है। उसके पश्चात जो है प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है। उसके बाद दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रसव के बारे में। चलिए, सबसे पहले जानते हैं प्रसव, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्चुराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो माता के गर्भ से गर्भावधि पूर्ण होने पर बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकलने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखेंगे पॉइंट वाइज ये क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी, या इसे कहा जाता है न्यूरोएंडोक्राइन कहा जाता है। इसे न्यूरोएंडोक्राइन क्रिया द्वारा प्रारंभ होता है। क्रिया द्वारा प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गर्भकाल पूर्ण होने की सूचना। गर्भकाल पूर्ण होने की सूचना पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा दोनों से प्राप्त होती है।
दोनों से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट रख सकते हैं कि यानी गर्भावधि पूर्ण होने पर, गर्भावधि पूर्ण होने पर, प्रसव पूर्ण होने पर प्रसव पीड़ा आरंभ होती है, उसके बाद अगला पॉइंट रख सकते हैं चौथा, प्रसव के समय प्रोजेस्टेरॉन का स्राव न्यूनतम स्तर पर तथा पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ जाता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट रख सकते हैं, इसमें पांचवा पॉइंट रख सकते हैं पांचवा, गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है, अधिक स्राव को उद्दीपित करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट 6 पे आता है, इसके पश्चात अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है, तो इस प्रकार प्रसव की ये प्रक्रिया हुई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि मानव में प्रसव की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। मानव में प्रसव की क्रिया, मानव में प्रसव क्रिया, मानव में प्रसव क्रिया को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें
नंबर 1 है प्रसारण अवस्था, प्रसारण अवस्था। और नंबर 2 है बहिष्करण अवस्था, बहिष्करण अवस्था। और नंबर 3 है आंवल अवस्था, आंवल अवस्था, आंवल अवस्था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रसव क्रिया होती है वो 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। तो सबसे पहली है प्रसारण अवस्था, दूसरी है बहिष्करण अवस्था और तीसरी है आंवल अवस्था। तो सबसे पहले जानेंगे प्रसारण अवस्था। चलिए देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे प्रसारण अवस्था। नंबर 1 है प्रसारण अवस्था। इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं, पहला पॉइंट कि यह प्रथम अवस्था, यह प्रथम अवस्था गर्भाशय में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ होने से, संकुचन प्रारंभ होने से प्रारंभ होकर गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण तक रहती है। गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण तक रहती है। यानी ये जो प्रसारण अवस्था है वो शुरू कहाँ होती है? जब गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ होता है, वहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ तक रहती है? गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यह सबसे लंबी अवस्था है, यह सबसे लंबी अवस्था है। अर्थात कहने का मतलब इसमें लगभग 6 से 12 घंटे, 6 से 12 घंटे लगते हैं या इससे अधिक भी हो सकता है। कहने का आशय ये है कि जिन महिलाओं में पहले बीजन में हुआ होता है उनमें ये समय कम लगता है, और जिसमें पहली बार जो महिलाएं पहली बार बर्थ करती हैं यानी जन्म देती हैं उनमें ये समय 6 से 12 घंटे या इससे अधिक समय भी लग सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें रख सकते हैं तीसरा पॉइंट इसमें रख सकते हैं कि इस अवस्था में उल्बकोश या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एमनियोटिक
सैक कहा जाता है, फट जाता है, फट जाता है, यानी जी ये उल्बकोश है, ये फट जाता है, जिसमें से उल्ब द्रव निकलता है, जिसे ब्रेकिंग द वाटर कहते हैं। ब्रेकिंग द वाटर कहते हैं। ये अवस्था यहीं पर समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अवस्था जो है शुरू कहाँ से होती है, गर्भाशय के संकुचन से प्रारंभ होकर और ये गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण तक चलती है। उसके बाद यह सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें लगभग 6 से 12 घंटे या इससे अधिक भी समय लग सकता है। उसके बाद इसमें एक उल्बकोश होता है जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है, ये फट जाता है और इसमें से उल्ब द्रव या जिसे कहा जाता है इंग्लिश में एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जिसे ब्रेकिंग वाटर कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे दूसरी अवस्था के बारे में। तो दूसरी अवस्था के बारे में देखेंगे आगे। दूसरी अवस्था है बहिष्करण अवस्था। या एक्सप्लोजन स्टेज इसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसको भी पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, यानी ये कहाँ से प्रारंभ होती है और ये कहाँ समाप्त होती है। तो सबसे पहला पॉइंट वो रखेंगे, पहला पॉइंट कि यह अवस्था गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण से प्रारंभ होकर शिशु के बाहर आने तक की क्रिया होती है। शिशु के बाहर आने तक की क्रिया, यानी ये क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, गर्भाशय की ग्रीवा का जो पूर्ण प्रसारण होता है वहाँ से प्रारंभ होती है और शिशु के बाहर आने तक की यह क्रिया होती है। उसके बाद इसमें देखेंगे नंबर 2 पे समय कितना लगता है। तो इसमें मुख्यतः जो गर्भाशयी संकुचन होता है, गर्भाशयी संकुचन उसमें 2 से 3 मिनट लगता है और पूर्ण प्रसारण से शिशु के बाहर आने तक की क्रिया में पूरा समय यानी संपूर्ण समय इसमें लगता है 20 मिनट से 1 घंटे। 20 मिनट से
1 घंटे तक लग सकता है, यानी 20 मिनट से 1 घंटे तक समय भी लग सकता है। इसके पश्चात क्या होता है, तीसरे पॉइंट पे रख सकते हैं कि इसके पश्चात नाभिनाल या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अम्बिलिकल कार्ड काट दी जाती है, यानी कहने का मतलब ये है जो नाभिनाल होती है वो, या जिसे अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है, देहाती लैंग्वेज में नाड़ा इसे कहा जाता है, ये काट दिया जाता है चिकित्सक द्वारा या फिर। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब ये प्रारंभ कहाँ से होती है, गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण से लेकर के शिशु के बाहर आने तक की ये क्रिया होती है। और इसमें समय की यदि बात करें तो गर्भाशयी जो संकुचन होता है उसमें 2 से 3 मिनट लगता है, और इसमें संपूर्ण समय जो लगता है वो 20 से 1 घंटे का समय लगता है। इसके पश्चात जो नाभिनाल जो होती है वो काट दी जाती है। उसके बाद अगली अवस्था पे चलेंगे। अगली अवस्था है तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था आंवल अवस्था। तीसरी अवस्था है आंवल अवस्था। इसके बारे में देखेंगे तो यह शिशु जन्म के, पहला पॉइंट इसमें रख सकते हैं, यह शिशु जन्म से तथा उसके बाद की अवस्था, यानी शिशु के जन्म से और उसके बाद की अवस्था ये होती है। अब इसमें समय की यदि बात करें नंबर 2 पे, यानी दूसरे पॉइंट पे रख सकते हैं, तो इसमें समय लगभग 15 मिनट लगता है। 15 मिनट का समय लगता है। और एक बात, जैसे कहने का मतलब कुछ स्त्रियों में प्रसव की जो पीड़ा प्रारंभ होती है वो धीमी गति से होती है, यानी प्रसव पीड़ा नोट में लिख लेंगे। प्रसव पीड़ा प्रारंभ ना हो या धीमी गति से हो, यानी प्रसव की जो पीड़ा होती है यह प्रारंभ ना हो या धीमी गति से हो, तब उसमें डॉक्टर लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन,
यानी कहने का मतलब ये है जिसमें प्रसव पीड़ा प्रारंभ ना हो या धीमी गति से हो, तो डॉक्टर जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं, जिससे प्रसव की पीड़ा तेजी से प्रारंभ हो और बर्थ जल्दी हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे दुग्ध श्रावण के बारे में। तो चलिए देखते हैं दुग्ध श्रावण के बारे में। दुग्ध श्रावण, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैक्टेशन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैक्टेशन। लैक्टेशन ये देखेंगे तो दुग्ध ग्रंथियों द्वारा दुग्ध निर्माण की क्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। दुग्ध श्रावण कहते हैं, यानी लैक्टेशन की जो क्रिया होती है वो दुग्ध ग्रंथियों द्वारा दुग्ध निर्माण की क्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं या लैक्टेशन कहते हैं। अब ये जो क्रिया होती है वो होती कैसे है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसको डायग्राम द्वारा देखेंगे। जैसे यहाँ सपोज दैट बेबी स्टिमुलस, यहाँ बेबी स्टिमुलस है। इसके बाद ये सकिंग की क्रिया होती है, सकिंग। अगला जो प्रोसेस होता है वो सकिंग, या जिसे हिंदी में कहा जाता है चूसना। इसके बाद अगली जो प्रोसेस होती है, अगला जो प्रोसेस होता है वो सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट होता है। उसके बाद अगली जो प्रक्रिया होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस ये हाइपोथैलेमस में क्रिया होती है मदर के द्वारा। उसके बाद इसमें 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दो ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एंटीरियर पिट्यूटरी। ये 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं हाइपोथैलेमस में। उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो
ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्राव करती है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्राव करती है। इसके बाद ये मिल्क इजेक्शन करती है। मिल्क इजेक्शन यानी दुग्ध स्राव, ये जो है ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर लें तो ये जो है एंटीरियर जो पिट्यूटरी है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्रावित करता है। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित करता है। इसके पश्चात मिल्क प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले बेबी में स्टिमुलस की एक्टिविटीज होगी, उसके बाद बेबी जो है सक करेगा यानी चूसेगा ब्रेस्ट को। उसके बाद इसमें सेंसरी इनपुट होगा यानी संवेदनाएं उत्पन्न होंगी किसमें, माता में। और माता के हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्राव होता है जो मिल्क इजेक्शन यानी दुग्ध स्राव करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है जो मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध का उत्पादन करती है, निर्माण करती है। तो इस प्रकार दुग्ध स्रावण की क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं आरंभिक दुग्ध स्रावण। आरंभिक दुग्ध स्रावण। आरंभिक दुग्ध स्रावण इसे आरंभिक दुग्ध स्रावण इसे प्रथम स्तन्य या खीस या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें रख सकते हैं प्रथम स्तन या खीस जिसे कहा जाता है वो एंटीबॉडी युक्त होता है। एंटीबॉडी युक्त प्रथम स्तन यानी प्रथम स्तन जो होता है वो एंटीबॉडी युक्त होता है। एंटीबॉडी युक्त होता है। तीसरे पॉइंट पे रख सकते हैं यह नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है।
प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो दुग्ध का प्रथम श्रवण होता है उसे प्रथम स्तन्य या खीज या कोलेस्ट्रम कहा जाता है, और यह एंटीबॉडीज युक्त होता है और यह नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करता है या बढ़ाता है। इसलिए नवजात शिशु को प्रारंभिक काल का स्तनपान अवश्य करना चाहिए, यानी पहला दुग्ध अवश्य पीना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन को देख करके आप लोग उसका आंसर देंगे। जय हिंद।